वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब करेंगे आज हम आपका MPS 4 का इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 2 पार्ट में कवर हो जाएंगे। ठीक है, 30-30 मिनट के 2 पार्ट बनेंगे। तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो आपको सब्जेक्ट है इसको करेंगे। इग्नू वाले बच्चों का जो लगा हुआ है ये पूरा सिलेबस है आपका, जिसमें 30 यूनिट है टोटल। मैंने 30 की 30 पूरी करा रखी है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सारे ही टॉपिक डीप में समझाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। बट ठीक है, अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उनके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, विद आंसर्स। ये है आपके टोटल सब्जेक्ट, जिसमें से इसका हो चुका है। लिंक नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पूरी प्लेलिस्ट भी है, प्लस जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 वीडियो में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं। 30-30 मिनट की वीडियो है। आज ये कर रहे हैं, इसकी वीडियो 2 से 4 दिन में आ जाएगी। ठीक है, और ये जो है इसका पेपर आपका नेक्स्ट मंथ है, जुलाई 10 का है आपका पेपर। तो ये जुलाई 1 तक इसका पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम है, इसके लिए वेट करो। बाकी अभी ये फटाफट हो जाएगी, पेपर में भी टाइम है। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन करिए आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ठीक है, पिन कर दूंगी मैसेज को सारे वो, और कुछ पूछना है तो यहाँ पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल सारा वहाँ है। अब इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति, जो आपको सब्जेक्ट का नाम है ये, कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसको परिभाषित करना कि है क्या, और इसके विकास की चर्चा करनी है कि तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये है क्या। तो इसका अर्थ क्या है, कंपैरिजन करना, कि किसी 2 चीजों की कंपैरिजन करना। तुलनात्मक क्या होता है, कंपेयर करना, कि एक इंसान को तुम दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे, दोनों में से कौन बेहतर है। कपड़ों का कंपेयर करो, खाने को कंपेयर करो, किसी भी चीज का क्या कंपेयर करना है। ये तो कि तुलना का मतलब। अब राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स आपकी, जिसमें क्या है राज्य के काम सारे, नीतियां बनाना, ये सारे टॉपिक आए थे। तो अब ये कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि एक देश के प्रशासन व्यवस्था की दूसरे देश से तुलना करना, कंपैरिजन करना, कि इस देश में क्या प्रशासन व्यवस्था है और इसमें क्या है। दोनों को क्या है आप कंपैरिजन कर रहे हो, दोनों के बीच तुलना कर रहे हो, ये देख रहे हो कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। फिर क्या है आपको पता चल जाएगा कि बेहतर क्या है। जो चीज बेस्ट होगी वो आपके सामने आ जाएगी। कब, जब आप 2 चीजों की तुलना करोगे। ठीक है, घरेलू राजनीति को इंटरनेशनल राजनीति से, आपकी जो देश के अंदर राजनीति चल रही है उसको राजनीति बाहर की इंटरनेशनल राजनीति से, एक देश में क्या समस्या है उसको अपने देश की समस्या से। मतलब इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, सारे टॉपिक अभी आपको देखने हैं। ठीक है, इसमें क्या है, राजनीतिक संस्थाओं की तुलना, अलग अलग संस्थाएं हैं उनकी आपस में तुलना, कि किसके पास कितनी शक्ति है, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। राजनीतिक संस्थाओं की तुलना, हमारे राज्य में कितनी संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, ऐसे। अब इन सब की आपस में तुलना कर रहे हो। संघर्ष देशों की तुलना, एक देश में कोई संघर्ष चल रहा है, मान लो कोविड आया था, संघर्ष था वो, उनके वहां पे उस संघर्ष में कैसे कैसे उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया, ये सारे पॉइंट सब कुछ के कैसे हैंडल किया, कैसे उनके यहाँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है, हम उससे तुलना करके हम देख सकते हैं कि इनके यहाँ पे ये दिक्कत आई थी, इनके यहाँ पे दिक्कत है, तो अब हम अपन को कैसे बचाएं। हमसे पहले क्या है, इटली में फैल गया था कोविड, अमेरिका वालों में हमसे पहले फैला हुआ था। तो हमने उनसे देख के कंपेयर करके सारी चीजों को, सारी सिचुएशन को हमने क्या देखा था कि वेंटिलेटर की दिक्कत आ रही है, हमने ये देख लिया। तो फिर हमने अपने आप को पहले से तैयार कर लिया था। तो दूसरों के देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनके संघर्ष है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको देख के ना हम सीखते हैं कि इन्होंने अगर ये चीज करी थी तो इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ा था, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे भूतकाल की वर्तमान से तुलना, पहले आज से 100 साल पहले जब ये वाली चीज हुई थी तो क्या हुआ था। जैसे कोरोना वायरस है, इससे 100 साल पहले प्लेग आया था, प्लेग से 100 साल पहले वो आया था, क्लोरा वायरस आए थे वायरस। तो उन टाइम पे क्या क्या सिचुएशन हुई थी, उससे हम क्या है कंपेयर कर सकते हैं आज की सिचुएशन को। पुराने टाइम पे अगर ये वाला टॉपिक आया था तो क्या दिक्कतें आई थी, उससे हम आज के टाइम पे ना हम सीख सकते हैं कि जब तब ये दिक्कत आई थी तो इतनी ये प्रॉब्लम्स हुई थी। तो हम क्या है अब आगे के लिए सतर्क हो जाते हैं। ये सारी चीजें कि पुराने टाइम की, भूतकाल की वर्तमान से तुलना। ठीक है, संस्थाओं की कर रहे हैं, संघर्ष की कर रहे हैं, एक देश की दूसरे देश से कर रहे हैं, एक देशों की अलग अलग प्रकार की सरकारों से भी कर रहे हैं। अब हमारा देश है, एक है केंद्र सरकार, दूसरी क्या है राज्य स्तर की सरकार है, तीसरी क्या है हमारी क्षेत्रीय स्तर की सरकार है। इन सब का आपस में तुलना के किसके पास कितनी पावर है, कौन क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की अन्य प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं से तुलना क्या होता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, राजनीतिक तुलना ये कहलाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको बढ़ा के लिखने हैं। ठीक है, ये सिर्फ हेडिंग्स है, इसको आगे बढ़ा के लिखना है। जो मैं बोल रही हूँ ना मुंह से, ये सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इसके अंतर्गत विषय क्षेत्र, अब ये जो टॉपिक है आपको समझ आ गया कि राजनीतिक तुलना क्या है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, वो सारी चीजें क्या है, राज्यों के कार्य, के राज्य कैसे काम कर, उनके कार्य, संगठनों के कार्य, संस्थाओं के कार्य, राज्यों को नीतियों के तुलना,
राज्य यहाँ अलग अलग, उनकी नीतियां क्या बन रही है, उनकी आपस में कंपैरिजन, उनकी तुलना करना। राजनीतिक दलों की तुलना, अलग अलग राजनीतिक दल है, इसकी तुलना उसके साथ कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है। दबाव समूह की तुलना, तुलनात्मक राजनीतिक राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है। तुलनात्मक राजनीति ये जो सब्जेक्ट है, ये राजनीतिक विज्ञान की 4 शाखाएं हैं, जो आपके 4 सब्जेक्ट है उसमें से ये एक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब सेकंड आपका क्या आएगा, महत्व का टॉपिक। पहले इतना देखो, ये पूरा आधे पेज से भी ज्यादा में हो जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है, सारी बातें बतानी है आपको। एक पूरा पेज तो इसमें लग गया आपका, ठीक है। दूसरा पेज में महत्व में आधा पेज, आधा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद विकास में 3rd पेज, इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको खींचना ही नहीं, 3 पेज बहुत है। अब इसका महत्व कि अगर हम राजनीतिक तुलना करते हैं तो इसका फायदा क्या, क्यों करें हम राजनीतिक तुलना, तो क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम दूसरे की सिचुएशन को देखते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इसने वाली चीज की थी तो इसका ये हो गया था, हम फिर ना वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि उसने ऑलरेडी वो गलती कर दी। तो हम क्या है, हमें पता चल जाता है कि हल प्राप्त, मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने इस समस्या को झेल लिया, फिर उन्होंने अपनी दिमाग लगाया उस सिचुएशन से, उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला। तो पहले से सोल्यूशन क्या हमें पता होता है कि इस सिचुएशन में ये सोल्यूशन है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है। दूसरा क्या, जो भी उसका उपाय है, जो उसका रिजल्ट है ना, कि क्या करने से क्या हो रहा है, वो भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। भूतकाल से सीखने को मिलता है, जो हम पहले हो चुका है, पास्ट में जो भी चीजें हुई है उससे हमें क्या है, सीखने को मिलता है। तो पुरानी राजनीति से हम देख के कि इस टाइम पे ये वाली सिचुएशन हुई थी आज से 100 साल पहले, तो क्या क्या सीखने को मिला। दूसरों की प्रॉब्लम से सतर्क, हमें अगर दूसरों के बारे में पता चल जाता है ना कि उस देश में ये समस्या चल रही है, तो हम ना हमारे देश में सतर्क हो जा सकते हैं कि हमें ये वाली दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए। नीति निर्माण में हेल्प, तुलना करने से क्या है, जो भी नीति बनती है ना उसमें हेल्प मिल जाती है कि ये वाला कानून बना था तो ये भड़क गए थे लोग, जैसे किसान आंदोलन वाला कानून बना, तो अब इससे क्या है, आने वाले समय में जितने भी कानून बनेंगे तो उसको देख के बनाया जाएगा कि इस चीज से जनता ट्रिगर हो रही है तो इसको नहीं करना, कुछ और करेंगे, ठीक है। ऐसे ये सब चीजों में ध्यान रखा जाएगा। बेस्ट अपना सकते हैं, जो भी चीजें बेस्ट होंगी ना उसको अपना सकते हैं। तो महत्व के ये सारे पॉइंट है कि इसमें हमें बहुत सारी चीजें जान देखने को मिल जाती, समझ आ जाती है। क्योंकि देखो बेटा, सीखने के 3 ही तरीके हैं कि या तो खुद करके सीख लो, या कोई तुम्हें समझा दे, या तुम अपनी आंखों से देख लो। तो तुलनात्मक राजनीति में क्या है, हम दूसरों की जो चीजें हुई हुई है ना उसको देख के उससे सीख जाते हैं हम कि इसने ये वाली चीज कही थी तो ऐसा हो गया, रिजल्ट ये आया था, चाहा तो ये रहते, हो ये गया। जैसे हम चाइना वालों को ले लो, वो क्या चाह रहे थे, वो बायो वेपन बनाना चाह रहे थे कि हम एक ऐसा वेपन बना ले कि वो परमाणु बम से भी खतरनाक हो, लेकिन हुआ क्या, फैल गया वो। तो अब हम इससे चीज को सीख सकते हैं ना, पूरी दुनिया ने सीख लिया है कि ये सब चीजें नहीं करनी। बायो वेपन बनाना इतना आसान थोड़ी है, पूरा देश उनका ही सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, वुहान में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। अब तीसरा क्या है कि महत्व बता दिया, पहले उसका मीनिंग बता दिया, अर्थ, फिर सेकंड है महत्व। अब थर्ड पे आपको इसकी परिभाषा बतानी है कि ये है क्या। तो 1 से 2 लिख तो बहुत होगा, ठीक है। मेहतर के अनुसार इनका नाम ये है, इन्होंने क्या बोला, तुलनात्मक राजनीति में राजनीति की तुलना अध्ययन है, तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीति की तुलनात्मक अध्ययन है, जिसमें राजनीतिक प्रकार शामिल है, जिसमें अलग अलग राजनीति के प्रकार शामिल है। राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि विधायिका, राजनीतिक दल, हित समूह, राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान, विरोध, संघर्ष, प्रदर्शन जारी है। अब देखो बेटा, जो ये होती है ना डेफिनेशन, परिभाषाएं, इसको ना आपको एज इट इज ही लिखना होता है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसको रटो, लिख के रटो, इसको एज इट इज ही लिखना होता है। ये इसकी कमी होती है, बच्चे भूल जाते हैं, रट्टा नहीं मार पाते। ये जो ऊपर का पूरा पार्ट है ये तो आप समझ के अपनी मर्जी से लिख दोगे, आगे पीछे करके चल जाएगा ये, बट ये ना बेटा एज इट इज ही लिखना होता है, तो इसको लिख के याद करो, ठीक है। मैक्सिमम 2 बहुत है, क्योंकि देखो अब एक्स्ट्रा शीट मिलनी नहीं, आपको 2 से 3 शीट में खत्म करना आंसर को, तो इतना ही बहुत है। दूसरा अगर लिखना चाहो तो अब एडवर्ड ए फ्रीमैन के हिसाब से लिख दो। उन्होंने क्या बोला, तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं तथा सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचना का विश्लेषण है, ठीक है। इसको समझ आ रहा है ना आपको, आप लिख लो, ठीक है। ये समस्याओं का अध्ययन करता है, ये पीछे वाली जो डेफिनेशन है उसकी लाइन है कि समस्याओं का अध्ययन बताता है, कि जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना उसका अध्ययन बताता है हमें क्या करना है। अब लास्ट जो है ना टॉपिक वो ये है कि इसका विकास कैसे हुआ। तुलनात्मक राजनीति जो आपका सब्जेक्ट है ये कहाँ से शुरू हो रहा है और किसने इसका विकास किया। इसमें सबसे पहला नाम आएगा अरस्तु का, ठीक है। महान विद्वान है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, इसका पिता इन्हें माना जाता है। इनकी बुक का नाम क्या है, पॉलिटिक्स। इस बुक में इतनी सारी बातें हैं। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है इन्हें, क्यों, क्योंकि इन्होंने 158 देशों के ना संविधान को पढ़ डाला था। इन्होंने
तुलना करने के लिए कि बेस्ट संविधान किसका है, बेस्ट शासन किसका है, शासन व्यवस्था बेस्ट क्या है, ढूंढने के लिए 158 संविधान पढ़ डाले। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक संविधान इतना मोटा होता है, इतना बड़ा संविधान होता है, 5 साल की पढ़ाई है लॉ की उसको, संविधान को समझने के लिए, उसमें भी बहुत बहुत मेहनत है। इन्होंने 158 संविधान अकेले पढ़ डाले सिर्फ बेस्ट शासन कौन सा ये जानने के लिए, ठीक है, कि बेस्ट व्यवस्था किसकी है। अब नेक्स्ट क्या आपका, मैकेवेली, मार्क्स और माउंटेन्स, इनकी बुक में इन्होंने प्रिंस में बताया कि राज्य कला क्या है, शासन कला क्या है, उसका अध्ययन, तुलना की इन्होंने कि गुड कौन सा है, बैड कौन सा है शासन, वही सारी मतलब तुलना यहाँ से शुरू हो गई। अरस्तु से फर्स्ट है, फिर आगे इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, तुलना करनी, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया कि बेस्ट क्या है। इतिहास वाद वालों का युग में भी आता है, जो हिस्ट्री लिखने वाले होते हैं ना, इतिहासवाद कहते हैं जिन्हें, वो क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि आज की सिचुएशन को पुरानी वाली सिचुएशन से, इतिहास में जो चीजें लिखी हुई हैं उससे हम क्या है कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तुलना करते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या चीज बेस्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, ये तुलना वाला जो ये बढ़ने लग गया, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर है कंप्लीट, 3 शीट्स में आपको खत्म करना है, ठीक है। टोटल आपकी 25 शीट्स है, जिसमें से 5-5 के हिसाब से अगर बांटो, 5 क्वेश्चन करने तो 5 शीट होनी चाहिए, तो ये इतना हो जाएगा। फर्स्ट शीट में ये इतना मान लो, फिर सेकंड शीट में इतना मान लो, थर्ड शीट में इतना लिख दो, और फोर्थ में ये पूरा आंसर हो जाएगा, इतना ही लिखना है। ये लिखा हुआ, ठीक है। कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य है कि तुलनात्मक राज्य 2 या 2 देशों के बीच में तुलना की जाती है, एक देश की अलग अलग राजनीति की तुलना की जाती है, अंतर बताया जाता है। एडविन फ्रीमैन, जिसका भी मैंने अभी वो पढ़ी ना परिभाषा, ये वही लिखी है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का, सरकारों का, विभिन्न प्रकाशों का तुलनात्मक विवेचना विश्लेषण। इसको ढंग से लिख लो और याद कर लो। अब परिभाषाएं 2 बहुत है, ठीक है। फ्रीमैन वाली तो हम कर चुके हैं, इसमें से जो आपको अच्छी लगे वो कर लो। एक ये भी लिख सकते हैं, बस इसको क्या है दिक्कत है, एज इट इज याद करना है, आप इसको लिख के याद कीजिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्वरूप। इसका स्वरूप में बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक्स आते हैं। एक ही देश में अलग अलग सरकारों की तुलना करते हैं, जैसे केंद्र, राज्य और जिले की, ठीक है। और क्या है, एक देश की तुलना करते हैं दूसरे देश से, एक देश की दूसरे देश से, इसकी इससे। और इसमें क्या है, एक ही देश के अंदर अपने ही देश की सरकारों से। निष्कर्ष निकलना आसान हो जाता है कि क्या दिक्कत है, तो उसका तरीका क्या है, कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालें, ठीक है। पुरानी व्यवस्था में नई व्यवस्था से तुलना कर सकते हैं हम कि पहले क्या क्या दिक्कतें आई, पैसे की दिक्कत थी तो कैसे सॉल्व किया, ये सब। आलोचना लास्ट में लिखेंगे, हाफ पेज की आलोचना लिख देना, ठीक है, कि व्यवस्था एक जैसी नहीं होती। दिक्कत क्या आ रही है, पहले की व्यवस्था अलग थी, पहले की समस्याएं अलग थी, पहले के लोग अलग थे, आज की सिचुएशन अलग हो रही है, तो क्या है कठिनाई हो जाती है कंपेयर करने में। आर्थिक साधन एक केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं, मतलब ये कि पावर्स अलग है, तो उसका ना हम ढंग से ना तुलना नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है, हर देश अलग है, तो तुलना करने में दिक्कत आती है। बस ये कि प्रॉब्लम क्या आती है तुलना की, ये बताना है। तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र वही बता रहा है, सरकार की सरकारी रचनाओं की, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, संविधान, इन सब की क्या है हम तुलना करते हैं। इसका संविधान बेहतर है कि इस देश का बेहतर है। व्यवहारिक दृष्टिकोण पता चलता है हमें कि रियलिटी क्या है, व्यवहार, सच्चाई पता चल जाती है। उदाहरण क्या है, चाइना में लोकतंत्र है कि नहीं है, सच्चाई पता चल जाती है कि लोकतंत्र तो इन्होंने दिखाया है लेकिन नाम मात्र का लोकतंत्र है। पाकिस्तान में लोकतंत्र है बट क्या है, सेना बहुत ज्यादा पावरफुल है, सैनिक शासन है ना वैसा है उनका। रूस में भी क्या है, एक ही सरकार चलती आ रही है। लिखा तो यह है ना संविधान में कि सच्चाई तो यह कि संविधान में ये बता रहा है कि लोकतंत्र है, बट रियलिटी क्या है, सरकार वहां पे एक ही चल रही है, बहुत सालों थे। चाइना में भी एक ही सरकार चले जा रही है, चुनाव तो हो रहे हैं, लोकतंत्र से हो रहा है फॉलो के, लोकतंत्र है, चुनाव भी होंगे, बट क्या है जीत तो एक ही सरकार की है। तो रियलिटी जो है ना, सच्चाई जो है वो तुलना करने पे ही पता चल सकती है, ठीक है। व्यवहार में समस्याएं, जो भी मतलब दिक्कत है वो हमें पता चल जाती है। पूरा आंसर यही है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना, बस इसके पॉइंट्स ढंग से लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आएगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका भूमंडलीकरण का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये टॉपिक ऐसा है, ये तीनों चारों में रिपीट हो रहा है। जो हमने कल पढ़ा था MPS 2 उसमें भी आया था ये वैश्वीकरण वाला, ये टॉपिक इसमें भी आ गया, तो इसको तो एक बार ढंग से कर लो। एक ही क्वेश्चन ऐसा जो 2-3 पेपर में आपके काम आ जाएगा, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जिसे कहा जाता है, इसके प्रभाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मूल्यांकन करना है आपको। इसके सारे प्लस पॉइंट जो है, सकारात्मक तथ्य बताने और नकारात्मक तथ्य भी बताने हैं, ठीक है। इसका अर्थ देखो सबसे पहले, वैश्विक क्या है, वैश्वीकरण क्या है कि विश्व को एक गांव बना दिया, कि पूरा जो वर्ल्ड आपका ये एक गांव बन गया, एक देश को दूसरे देश से जोड़ रहा है। जब जब
आपकी आर्थिक क्रियाएं आपके देश से होकर बाहर तक चली जाती है ना, कि सिर्फ आपका बिजनेस आपके देश में नहीं हो रहा, बाहर के देशों में भी हो रहा है, तब कहलाता है वैश्वीकरण। सब देश क्या है, सब देशों का आपस में संपर्क हो गया बहुत अच्छा। महत्व क्या है, विकासशील है, ये बढ़ता जा रहा है, विकास होता है इससे। ओपन डोर की नीति है ना, कि आप हमारे देश में आके व्यापार कर सकते हो, तो हम अपनी कंपनीज दूसरे देश में लगा सकते हैं, जिससे क्या है, रोजगार उत्पन्न होगा, उस देश की सरकार को टैक्स मिलेगा, वहाँ पे क्या है, श्रमिक जो है उनको काम मिल जाएगा, वहाँ पे सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हो, डोमिनोज वाले लिख लो, KFC वाले लिख लो, पिज्जा हट वाले ले लो, ये सारे बाहर की कंपनियां हैं, हमारे देश की कंपनी नहीं है। यहाँ पे आके अगर ये काम करे तो हमें फूड वगैरह मिल गया, हमारे लिए अच्छी सिचुएशन हो गई, और ये कि रोजगार बन रहे हैं, ठीक है। प्रतिबंध कम करता है, इससे क्या फायदा है कि प्रतिबंध को कम किया जाता है। पहले क्या था कि व्यापार में बहुत ज्यादा हाई लेवल के टैक्स थे, उसको क्या है अब कम कर दिया गया है कि इतना ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। विकास बढ़ता है, देखो बिजनेस जितना बढ़ेगा विकास भी बढ़ेगा, दोनों का ही फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इससे विकास बढ़ेगा, संबंध सुधरते हैं। ये वाला देश इस देश में अगर अपनी कंपनी लगाने के लिए आ रहा है तो तभी हो सकता है कि जब उससे संबंध अच्छे हो। मान लो लड़ाई है तो फिर ये व्यापार नहीं हो सकता। जब जब व्यापारिक हाथ मिलाते हैं ना, कि आप हमारे देश में आके काम करो, हमारी कंपनी से आपके देश में आ रही है काम करने, तो संबंध सुधरते हैं, ठीक है। व्यापार सुलभ, व्यापार क्या होता है, आसान हो जाता है, टैक्सेस वगैरह कम हो जाता है ग्लोबलाइजेशन से, कि आराम से उस देश में जाके आप काम कर सकते हो। संचार बढ़ता है, अब देखो व्यापार अगर करेंगे तो ट्रेन से तो लाएंगे नहीं सामान, प्लेन से आएगा, जहाजों के माध्यम से आ सकता है, तो ये कि संचार की जो व्यवस्थाएं ये बढ़ती हैं, क्योंकि अब हाई लेवल पे व्यापार होगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी मिलती है, हमें रोजगार उत्पन्न होता है, हाई टैक्स मिलता है, सरकार को हाई लेवल का टैक्स मिलता है। ये जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आती है ना, उनको यहाँ काम करने इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा फायदा है, हमें टैक्स मिलेगा, ठीक है। और क्या है, सूचना सुलभ हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है। सेवाएं प्राप्त हो रही है, खान पान, लैंग्वेज, कल्चर हमारे क्या है, सिंक हो रहे हैं। अमेरिका वालों का क्या खान पान है वो हमें यहाँ पे आराम से मिल जाता है, चाइनीज क्विजिन मिल जाएगी आपको, अमेरिकन मिल जाएगी, थाईलैंड मिल जाएगा, साउथ इंडियन खाना मिल जाएगा। ये सब हो कैसे रहा, ग्लोबलाइजेशन से तो हो रहा है। अब क्या है, सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आर्थिक क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन का, खान पान, ये कल्चर, इस पर तो है ही प्रभाव, कि उनके कल्चर को आज हम फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी चीजें अपना रहे हैं, उनकी लैंग्वेज को देख रहे हैं, उनका जैसा कपड़ा, रहन सहन, सब कुछ है। ये ग्लोबलाइजेशन है कि पूरा जो वर्ल्ड है एक गांव के रूप में बदल गया। बट सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक है, पैसों के उसमें है, सामान चीजें बिक रही हैं तो उनका फायदा हो रहा है। 70% मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, 70% देशों में इन्होंने अपने क्या है जकड़ कर रखी है, 70% एरिया में फैली हुई मल्टीनेशनल कंपनीज। अब ये क्या है, MNC जो है बस 30% जो गरीब एरिया है ना वहाँ नहीं गई हैं। जैसे मान लो केनिया वाला देश है, लैटिन अमेरिका के देश हैं, अफ्रीका वाला देश है, वहाँ कंपनी खोल के फायदा भी क्या, क्योंकि वो लोग इतना महंगा सामान खरीदेंगे नहीं, वो गरीबी है वहाँ पे, वहाँ कौन डोमिनोज में जाएगा पिज्जा खाने, कौन जाएगा इतना महंगा सामान खरीदने। ये ऐसे जो विकासशील देश हैं जैसे हम हैं, इनमें करते हैं चीज़ें, अपनी दुकानें खोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बाजार है, लोग खरीदते हैं सामान, ठीक है। अब ये क्या, ये जो बढ़ा है, ये विकास कैसे हुआ है, इसका विस्तार कब से हुआ है, 1991 से, जब भारत ने LPG अपनाया। हमने क्या है, LPG अपना लिया था। LPG क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, के व्यक्ति को खुला छोड़ो, उसको उदारवादी नीति अपनाई गई। प्राइवेटाइजेशन, सरकार सारा सब कुछ कंट्रोल ना करे, प्राइवेट सामान दे, प्राइवेट कंपनीज जितने सेक्टर्स है प्राइवेट हाथों में दे दे, सरकार का ही फायदा, सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार का बर्डन कम होगा, लोग काम करेंगे, क्या है आय जो है, जो आपकी एक इनकम है ना वो जनरेट होगी। ऐसे फिर ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया गया 1991 के बाद। क्या कारण था, क्योंकि हमारी भी देखो GDP गिरती ही जा रही थी, हम कौन सा विकास कर पा रहे थे। 90 से पहले, 1990 से पहले हमारी हालत खराब थी, क्योंकि हमारे यहाँ से व्यापार नहीं हो रहा था, ना हम किसी को कुछ बेच रहे थे, ना हमारे यहाँ पे आके कोई कंपनी कुछ बेच रही थी, क्योंकि हमने अलाउ कर ही नहीं रखा था किसी को कि हमारे यहाँ पे आके आप काम करो। कारण क्या था, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम आई तो व्यापारिक कंपनी थी ना, आके कब्जा कर लिया, 200 साल तक हम पे कब्जा करके गई है वो। तो ये डर भी था एक, तो हमने क्या संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी कि हम किसी के साथ व्यापार नहीं कर रहे, न तुम्हें करने दे रहे, ना हम किसी के साथ कर रहे, जो कि गलत था। अगर आपको विकास करना है तो व्यापार तो करना पड़ेगा, व्यापारिक हाथ बढ़ाना ही पड़ता है। 90 के बाद जब हमने LPG अपनाया, उसके बाद हमारी तेजी से, तीव्र गति से हमारा क्या है विकास हुआ है। और ये हमने कहाँ से देखा था, हमने तुलनात्मक राजनीति में आ रही है कि हमने चाइना को देखा था। चाइना ने ओपन डोर की नीति अपनाई, बीजिंग में उसने अपना एक शहर बनाया कि सारी देश की कंपनियों को इनवाइट कर दिया कि आप हमारे यहाँ पे व्यापार करो, बहुत उसकी प्रगति हुई थी। तो बाकी के देशों ने फिर देखा ना कि ये कैसे इतना ग्रो कर रहा है, इसकी GDP कैसे बढ़ रही है, ये क्या अपना रहा है, फिर हमने उनको देख के LPG अपनाया,
जिससे हमारा भी बहुत अच्छा विकास हुआ। तो जब ग्लोबलाइजेशन आएगा तो विकास तो होगा, बट इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है। परिभाषा में ये लिख सकते हो आप, दिनकर नैयर, ये व्यक्ति का नाम है। दिनकर नैयर के हिसाब से क्या है, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की राजनीतिक सीमाओं से बाहर तक विस्तार करने को वैश्वीकरण कहते हैं। आसान है, ठीक है। ये वाली जो ये है ना परिभाषा, आसान सी है, इसको लिख के रखो। इन्होंने क्या बोला है, आर्थिक क्रियाओं का किसी देश की सीमाओं से, हमारी जो आर्थिक क्रियाएं, हम बिजनेस जो कर रहे हैं, अगर देश की सीमाओं से बाहर जा रहा है ना, दूसरी देश की सीमाओं पर तक जा रहा है, तो ये वैश्वीकरण है कि वो हमें अपने देश में एंटर करने दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं व्यापार करना। इन सब चीज़ों क्या है, सबका ही फायदा होता है, और ये क्या कहलाएगा, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, विस्तार के। ये बढ़ा कैसे इतना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आर्थिक हालत खराब हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत खराब हो गई, ठीक है। जो देश लड़ रहे थे वो, प्लस जिन पे वो उपनिवेश कर रखा था उन्होंने, फिर उनकी हालत खराब थी, तो वो उन्होंने क्या करा, जिन पे उपनिवेश था उन देशों को उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि कहीं ये ना हो वहाँ से हिटलर हमारे खुद के देश को खा जाए, हम इनके ऊपर कब तक कब्जा करके रखेंगे। उनके खुद के देश की जैसी हालत खराब हुई, लड़ाई में फंस गए, आर्थिक सिचुएशन उनकी खराब हुई ना, तो वो छोड़ छोड़ के चले गए। तो क्या नए नए देश आज़ाद हुए, 100+ देश इस टाइम पीरियड पे आज़ाद हुए थे। 1950 के टाइम पीरियड में 45 में आपकी वॉर खत्म हुई है, उसके बाद ये सारे छोड़ छोड़ के भागे थे। ब्रिटिश यहाँ से गया था, ब्रिटेन वाले यहाँ से चले गए थे, क्योंकि उनके देश की हालत खराब थी। तब इन्होंने ना फिर देखा कि अब हम क्या करें, हमारे को पैसे तो चाहिए, तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दी चीज़ों के ऊपर, महंगाई बढ़ गई, जनता परेशान, हताहत के अब क्या, इतना पैसा कहाँ से लाए, हमारे पास पैसा थोड़ी इतना। तब इन्होंने WTO, वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, इनसे, सारे पश्चिमी देश हैं इनके अंदर, इनको बोला कि जितने भी इसमें सदस्य देश है सबको बोला व्यापार के लिए फोर्स करो कि व्यापार कराया जा सके। पश्चिमी देश अल्प विकसित देश है, उनमें क्या है, व्यापार करने के लिए आए, उनको सामान बेचा, इनका फायदा हुआ। और ये फायदा तो उस देश को भी होगा, बट ये कि इनका फायदा 1990 के बाद से ही बढ़ता चला गया, जब भारत ने LPG अपनाया और बाकी के देशों ने LPG अपनाना स्टार्ट किया। और ये लोग क्या विकास को प्रमोट करते हैं कि हर हाल में बिजनेस जो ये है, आपको व्यापार के लिए मना नहीं करना किसी कंट्री को। अगर आप करते हो ना ऐसा कि हम व्यापार नहीं करने दे रहे, तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको इससे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाएगा। ये ऐसी शर्तें रखते हैं, तो ये मतलब फोर्स करते हैं सभी देशों को कि आप व्यापार की जो नीतियां है ना, व्यापार के जो रूल्स है, इसे लिबरल रखो, हद से ज्यादा कड़े ना हो रूल्स, ठीक है। अब क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ की नीति क्या थी, LPG के खिलाफ, कि साम्यवाद होगा, सारी सरकार के हाथ में पावर होगी, जनता को कोई पावर नहीं दी जाएगी, सब कुछ सरकार तय करेगी, आपको कुछ भी करना तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर चीज का दाम सरकार तय करेगी। ये था सोवियत संघ आपका। सोवियत संघ का हो गया विघटन, पूंजीवाद, अमेरिका आपका जीत गया। तब विस्तार हुआ है ग्लोबलाइजेशन का हाई लेवल पे, कि जो एक विचारधारा बची लोग उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि साम्यवाद तो ठप हो गया, लोगों ने देख लिया कि इनके यहाँ पे साम्यवाद था, ये बिखर गए, तो अब कोई और थोड़ी ना साम्यवाद अपनाएगा जब ऑलरेडी एक देश का विघटन हो गया। तो 1991 में LPG को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रमोट मिला, विकास जो है ना, विस्तार जो हुआ है 91 के टाइम पीरियड के बाद बहुत हाई लेवल पे हुआ है। चाइना ने ऊपर डोर की नीति बनाई, चाइना ने बहुत तेजी से विकास किया, तो लोगों ने देखा, ठीक है। और ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कोल्ड वॉर के बाद में, सबने ही ये देखा कि व्यापार बहुत ज़रूरी है पैसा कमाने के लिए। अगर व्यापार नहीं हुआ तो हम सारे ही डूब जाएंगे, ठीक है। ये सारे प्लस पॉइंट हो गए। विस्तार पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया कि वैश्वीकरण क्या है। अब क्या है कि जो ये वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, एक सिक्के के बेटा दो पहलू होते हैं। अगर प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी आएंगे, और हर चीज़ के ही होते हैं। सारे प्लस पॉइंट तो यहाँ पे पढ़, नकारात्मक तथ्य पढ़ेंगे। माइनस पॉइंट क्या है कि अगर बाहर की कंपनियां हमारे देश में आके काम करेंगी तो हमारे देश की छोटी छोटी कंपनियां कहाँ जाएंगी, वो कहाँ काम करेंगी। लघु उद्योग जो होते हैं, छोटी कंपनीज जो होती है, छोटे छोटे व्यापारी वाले, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात क्या, संप्रभुता पर प्रभाव पड़ता है। जो WTO वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, IMF वाले, ये क्या है, फोर्स करते हैं, अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं हमारे देश के। जो हम डिसीजन लेते हैं ना, हमारी सरकार जो डिसीजन लेगी उसमें क्या है, हस्तक्षेप करते हैं कि आप जो आपके जितने भी ये नीतियाँ हैं ना, जितने भी रूल्स है, उसको पश्चिमी देशों के हिसाब से बनाओ कि व्यापार बिल्कुल भी रुके ना। हम ये चाहते हैं हमारे हिसाब से हो, कि हमारा देश है, हम डिसाइड करेंगे कि कितना टैक्स लाना, क्या करना है। ये क्या है, फालतू का दबाव बनाते हैं, ठीक है। और ये एक और बात, संप्रभुता पे खतरा इसलिए है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करनी ही थी, बट उसने क्या है 200 साल तक हमें गुलाम बना लिया था, क्योंकि तब हम कमज़ोर थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये कि अब ये जो वर्ल्ड, ये मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये आती है अगर, तो कहीं हम पे कब्जा ना कर ले, खतरा ये भी है।
बट ये आज तो नहीं कर सकती, इतनी कोई बड़ी कंपनी है नहीं। प्लस ये कि रूल रेगुलेशन चलते हैं और हम उन पर टैक्स वैक्स लगाते रहते हैं और हमारे हिसाब से काम करवाते हैं हम उनसे। बट क्या है, ये जो है वर्ल्ड बैंक वाले ये सारे क्या है, हमें फोर्स करते हैं, ठीक है। संस्कृति का हास होता है, दूसरों के देश की जो कंपनीज यहाँ पे आके काम कर रही हैं, उनका खान पान, उनके कपड़े, उनकी हर चीज़, तो हमारी जो खुद की संस्कृति है ना उसका हास होता है। हम उनसे इन्फ्लुएंस है, उनको हम अच्छा समझते हैं, उनको हम अमीर समझते हैं कि ये एलीट क्लास वाले हैं। हम उनके कपड़े पहन रहे हैं, उनकी भाषा का उपयोग कर रहे हैं हद से ज़्यादा, इंग्लिश का मान सकते हैं आप। तो क्या है, खुद की जो लैंग्वेज है उसको तुम क्या है नेगलेक्ट कर रहे हो, खुद की लैंग्वेज की कोई इज्जत नहीं हो रही। खुद के जो कपड़े हैं, रहन सहन है, जो खुद का खाना है, उसको तुम क्या करते हो कि उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा तुम्हें। तो जो हमारा ग्लोबलाइजेशन तो यही है कि अगर विचारधाराएं मिल रही है ना तो खुद की विचारधारा कहीं खोती जा रही है, ये वाला दिक्कत है इसके नकारात्मक तथ्य में। पर्यावरण का हनन हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतनी कंपनीज खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, इतना ज़्यादा व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं पैसों के लिए, ठीक है, लाभ कमाने के लिए हो रहा है व्यापार। तो जो आपका पर्यावरण है उसका क्या, पर्यावरण पेड़ कट रहे हैं तभी तो ये उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जगह कहाँ से ला रहे हैं, जंगलों की जगह पे कर रहे हैं। इतनी कंपनीज बन रही हैं, जो इतना जहरीला इनका धुआं निकलता है, जो इनकी जो जहरीली गैसेस होती हैं और ये केमिकल होता है, ये सारा पानी में छोड़ते हैं, ये सारी नदियों में ख़राब करते हैं सारी नदियाँ। और जो इतना CO2 निकलता है, इतना केमिकल जो ये निकलता है उसका क्या, तो ये कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पर्यावरण का बहुत विनाश होता है। सेकंड पॉइंट क्या, आपका सरकार पर प्रभाव डलता है, मतलब वो कि फोर्स करती है ये कंपनीज कि हम आपको अगर इतना टैक्स दे रहे हो तो आप हमारे हिसाब से नीतियाँ बनाओ। सरकार की नीति पर क्या है, प्रभाव डालती है, ठीक है, अपने हिसाब से बनवाना चाहती है नीतियाँ। संप्रभुता पर खतरा, वो ये वाला टॉपिक ना, संप्रभुता पर जो प्रभाव पड़ रहा है वही के संप्रभुता पर खतरा पड़ रहा है। क्यों, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सेम ये वाला टॉपिक आपको बताना। आर्थिक असमानता, अब क्या कि जो ग्लोबलाइजेशन वाली कंपनीज आ रही है, MNC आती है, तो जो अमीर कंपनीज है वो और अमीर होती जा रही है, जो छोटे लघु उद्योग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, ये भी दिक्कत है, ठीक है। अब बेटा वीडियो 30 मिनट तक की हो गई, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो अलग पार्ट में आएंगे, 30-30 मिनट की वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है ना बच्चों का खून सूख जाता है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे। किसी को क्वेश्चन ना समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में।